गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायो वर्ल्ड। आज वहीं से क्लास को शुरू करेंगे जहां से लास्ट क्लास में छोड़ा था हमने। चैप्टर हमारा चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने कवर किया था नर जनन तंत्र को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। जैसा कि हमारे जो वीडियो पढ़ रहे हैं शॉर्ट्स, उन पे आप लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो शुरू करते हैं, चलिए ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए इधर उधर की, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र का हमने डायग्राम भी बनवा दिया था आपको, जिसमें कम से कम 3 नंबर का, चाहे आप बोर्ड में हो, उस दिन भी मैंने ये चीज बताई थी, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी किसी भी बोर्ड की परीक्षा देंगे, चाहे यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन इसमें 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप उस डायग्राम को बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीट लेवल के स्टूडेंट ध्यान दें। नीट लेवल के स्टूडेंट का क्या, उसमें डायग्राम तो नहीं पूछा जाएगा नीट में, क्योंकि ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल होता है आपका, तो डायग्राम तो नहीं बनवाया जाएगा। लेकिन उसमें जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं उन चीजों के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। और नीट की बात हो गई, बोर्ड की बात हमने कर ली। 3 नंबर का बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बोर्ड में आएगा। उसके बाद आप चाहे किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज काफी है, हर एग्जाम की बात कर रहे हैं हम। और जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वृषण के बारे में, नर का जो भाग होता है जनन में सहायक अंग, उसका हम बात करेंगे। और उससे जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, डायग्राम उसमें भी नहीं पूछा जाएगा। नीट और मेडिकल एंट्रेंस वाले ध्यान दें, एक्सप्लेन जो मैं करूंगा उस टॉपिक को, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और बोर्ड वाले तो हर डायग्राम, जितने भी चैप्टर में मैं डायग्राम बनवाऊंगा, एक एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग डायग्राम पर विशेषकर ध्यान दें और एक्सप्लेन अच्छे से करना है। थ्योरी यहां से ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। और एक चार नंबर का मैं आपको एक सवाल बता दूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा, इसी चैप्टर से बनेगा। वो मैं जो लास्ट क्लास बताऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा है वो क्वेश्चन जो 4 नंबर का 100% फंसेगा, कोई चांस नहीं है कि मिस हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक हमारा वृषण से। ठीक है, वृषण से शुरू करते हैं। उस दिन जब मैंने आपको नर जनन तंत्र वाला भाग पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था, जब नर तंत्र वाला जो डायग्राम बनवाया था, तो मैंने उसी जो पेनिस का जो डायग्राम बनवाया था उसके साइड बाय साइड वृषण बना दिए थे। लेकिन आज प्रॉपर वृषण के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या होता है वृषण, कैसे कार्य करता है, कैसे बनते हैं स्पर्म, कहाँ बनते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन सी नलियां होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं, सारी विषयों पर आज हम करेंगे चर्चा। ठीक है, उससे पहले मेडिकल के जो छात्र हैं, 1 मिनट, वृषण से पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं। जो भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो जो डायग्राम बनवाया था मैंने, जो नरतंत्र वाला डायग्राम बनवाया था, उसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। एक शर्करा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रुक्टोज शर्करा। ठीक है, यह जो नर के जो पेनिस होता है, सिर्फ यह शर्करा वहीं पाई जाती है। जब किसी फीमेल्स का बलात्कार होता है, तो जब उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है, तो उसकी वजाइना में ये फ्रुक्टोज शर्करा चेक की जाती है। अगर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है तो केस तो ठीक है, वो ठीक लगाया हुआ जो केस है वो ठीक है। अगर ये फ्रुक्टोज शर्करा नहीं जब टेस्ट करते हैं डॉक्टर की टीम जब टेस्ट करती है और नहीं मिलती है अगर फ्रुक्टोज शर्करा वजाइना के अंदर, तो वो फॉल्स केस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बोर्ड के नजरिए से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। और ये जो मेडिकल एंट्रेंस वाले, नीट और मेडिकल वाले जो नर्सिंग वगैरह का एग्जाम देंगे, वो लोग ध्यान दें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी जा सकता है। नीट का कोई भरोसा नहीं है, इस बार इतना
टफ पेपर आया था 2025 का, कि बच्चों के फिल्टर फाड़ के रख दिए। देखिए शर्करा के बारे में पढ़ते हैं, फ्रुक्टोज शर्करा। फ्रुक्टोज शर्करा नर के लिंग में पाई जाती है, जो कि बलात्कार हुई पीड़ित महिला का टेस्ट करने में सहायक होती है। ठीक है, अब पता लग गया कैसे होता है इसका रेप वगैरह का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है। ये फ्रक्टोज शर्करा ये पेनिस में ही पाई जाती है, अतिरिक्त दुनिया में ये फ्रक्टोज शर्करा कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका चेकअप वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं हम वृषण के बारे में। नया टॉपिक है ये वृषण, जो नर जनन तंत्र का ही भाग है वृषण। हेडिंग डालेंगे वृषण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, चलिए टेस्टिस वृषण में लिखिए, नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी। जहां पर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो नर युग्मक हैं वो वृषण के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और अगर मादा की बात करें वो तो आगे पढ़ाएंगे मादा के बारे में, लेकिन यही समझा दे रहे। जैसे कि यहाँ पे वृषण एक जोड़ी नर में पाए जाते हैं, ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक का। वैसे ही महिलाओं में मादा के अंदर अंडाशय होते हैं 2, यानी कि एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है महिलाओं के अंदर, जो मादा युग्मक का निर्माण करती है, यानी अंडाशय वगैरह बनाती, अंडाणु वगैरह बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये वृषण होते तो शरीर में 22 वर्ष प्रेजेंट होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है किसी लड़के का तो जन्म से ही उपस्थित होते हैं, लेकिन यह कब उदर गुहा से बाहर आते हैं? वृषण कोश में। इस पर चर्चा देखिए। वृषण उदर गोहा का मतलब जानते हो? उदर गोहा मतलब शरीर के भीतर। ठीक है, वृषण उदर गोहा से गर्भ धारण के 7वें से 8वें महीने में उदर गोहा से शरीर के उदर गोहा में आ जाते हैं। उदर गोहा में आते हैं। उदर गुहा में आ जाते हैं। अपने आप तो चल के नहीं आते होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अपने आप नहीं आते हैं। देखिए वृषण का जो कोष होता है, यानी कि वृषण कोष होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें वृषण होते हैं, ये लोग आप बात जानते हैं, जैसे ये वृषण हो गए। ठीक है, तो ये तो जब मैंने बनाया है, ये मैंने जब बनाया है कि जब ये कंडीशन जब आती है जब बच्चे का जन्म हो जाता है, तब वृषण कोष में वृषण आ जाते हैं। सिंपल बात। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब जब मैंने ये लाइन लिखाई है कि उदर गुहा से 7वें से जब प्रेगनेंसी होती है उसके 7वें से 8वें महीने के, जब महीना चल रहा होता है 7वां से 8वां महीना, तब उदर गुहा से वृषण कोष में
आ जाते हैं, अपने आप नहीं आते हैं ये। और जब यह कब डिसाइड होता है, प्रेगनेंसी के दूसरे से तीसरे महीने में, प्रेगनेंसी के दूसरे से तीसरे मंथ में ये डिसाइड हो जाता है कि ये लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। ये कैसे डिसाइड हो जाता था, पहले एक वो आती थी मशीन चेकअप वाली, उससे मतलब जेनेटिक्स प्रॉब्लम जितनी भी जैसे भ्रूण अगर आप गर्भाशय में पल रहा होता है तो उसमें जितनी भी जो भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, आनुवांशिक जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजों का पता लगाया जा सकता था। ठीक है, तो उसी मशीन द्वारा ये भी पता लगा लेते थे डॉक्टर कि ये मतलब लड़की है गर्भ में या लड़का है। तो क्या होता था, गर्भपात करा देते थे लोग, लड़की का जन्म ना हो। अगर लड़का है तो ठीक है, अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो उसको गर्भपात करा देते थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो तो इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, वो मशीन को बंद करा दिया। बहुत ही अच्छी चीज थी, लेकिन क्या करोगे, ये देश भारत है, ठीक है, यहाँ सब होता है। तो लड़की का जन्म ना हो इसलिए सरकार ने उस पर जो है बैन लगा दिया, क्योंकि डॉक्टर इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे, लोग भी इसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। अगर कोई डॉक्टर ऐसी रिपोर्ट बना के तैयार कर दे कि गर्भ में आपके लड़का है लड़की, तो उस पर केस हो जाए। ठीक है, खैर वो डॉक्टर लाइन की बात है, आगे हमें क्या मतलब। तो ये हम पढ़ रहे थे वृषण के बारे में। हाँ, उदर गुहा में वृषण कैसे आते हैं, तो ये तो थे वृषण अभी उदर गुहा के भीतर ही है। ऐसे समझ लीजिए 7वां से 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, और ये अभी उदर गुहा के अंदर आए नहीं है, मतलब ऊपर ही है उदर गुहा में। तो यहाँ से वृषण के अंदर से एक नली निकलती है, दो इस प्रकार से दो नली निकलती हैं जो उदर गुहा के अंदर तक जाती हैं, जहां पर वृषण होता है। इनको कहते हैं बेटा इंक्विनल कैनाल, इंक्विनल कैनाल, इंक्विनल कैनाल इसको कहा जाता है। ठीक है, इंक्विनल कैनाल की मदद से ही नली का नाम है इंक्विनल। क्या नाम है, इंक्विनल। इंक्विनल कैनाल द्वारा ही उदर गुहा से यह खींच कर लाती हैं और वृषण में लाके छोड़ देते हैं। तो ये लाइन लिख लीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा टाइम दीजिए, एक सेकेंड। देखिए इसमें पॉइंट लिखिए, नीचे पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, इंक्विनल कैनाल द्वारा। मेडिकल एंट्रेंस वाले अक्सर ध्यान देंगे, ये जो मैं टॉपिक लिखा रहा हूँ सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। ठीक है, इंक्विनल कैनाल द्वारा वृषण कोश में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, किसके द्वारा, इंक्विनल कैनाल द्वारा। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए ये सारी चीजें तो हमने पढ़ा दी कि मतलब उदर गुहा से बाहर आता है और किसके द्वारा आता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब बात आती है कि यह उदर गुहा से बाहर आते क्यों हैं, यह उदर गुहा से बाहर क्यों आते हैं। हाथी के जो वृषण होते हैं वो तो नहीं आते हैं उदर गुहा से बाहर, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वृषण आते हैं इसमें उदर गुहा में। इस पर देखिए क्या होता है, जो वृषण होता है उसको शुक्राणु बनाने हैं, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक बात, तो शुक्राणु बनाने के लिए क्या होता है कि इनको टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। हमारे शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर, वो होता है 37 डिग्री, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और जो वृषण में जो शुक्राणु बन रहे हैं इनको तापमान इतना नहीं चाहिए, अगर इतना तापमान होगा तो वृषण बनेंगे, सॉरी वो शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है जब शरीर से बाहर आ जाते हैं वृषण कोश में, तो यहाँ का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो यह शुक्राणु शुक्र जनन आसानी से कर सकते हैं। और क्या होता है कि कुछ बच्चों में एक प्रॉब्लम आ जाती है,
7वें से 8वें महीने के अंदर जो है वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, उदर गुहा से बाहर नहीं आ पाते हैं तो एक प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में, ये एक बीमारी होती है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इनके जो वृषण को वृषण कोष में लाया जाता है, नहीं तो यह पुरुष भांज रहेगा, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि शुक्राणु बनेंगे ही नहीं तो बच्चे का जन्म कहां से होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लिखाएंगे, अभी और बोर्ड भर गया है तो स्क्रीनशॉट इसका चिपका दीजिए और चलिए आगे देखते हैं इससे। चलिए अब इससे आगे देखिए कि अब हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे, वृषण का जो तापमान है कितना होता है, ये सारी चीजें देखिए। वृषण उदर गुहा में तापमान को नियंत्रण करते हैं ताकि शुक्र जनन कर सकें। क्या होता है कि जब तक तापमान नियंत्रण नहीं होगा तो ये शुक्र जनन नहीं कर पाएंगे, फिर जो है पुरुष बांझ रहेगा। अगर शुक्र जनन नहीं होगा तो पुरुष बांझ रहेगा। देखिए हमारे नया पॉइंट, हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्र जनन नहीं कर पाएंगे, शुक्राणु बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर इससे जो 2 से 2.5 गुना अगर कम, इससे ज्यादा अगर कम हो जाएंगे तो भी नहीं बन पाएंगे, और इससे अगर ज्यादा हो गए 37 डिग्री 34-35 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया तापमान, तब भी नहीं कर पाएंगे जनन। बिल्कुल मेंटेन तापमान चाहिए इसके लिए, तब यह शुक्र जनन कर पाएंगे। और आपने देखा होगा अगर सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि जो वृषण होता है हमारा, वैसे तो गर्मियों के मौसम में लटका रहता है। ठीक है, और जब सर्दियां होती हैं, तापमान कम होता है, तो यह फिर से जाकर उदर गुहा से ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। क्या होता है, ऊपर जाकर चिपक जाते हैं ताकि अपने तापमान को मेंटेन कर सकें, थोड़ा तापमान शरीर से ज्यादा ले सकें, इस वजह से शुक्र जनन कर सकें। ये सारा कार्यक्रम जो होता है वो तापमान का इसमें सारा खेल है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 सेल्सियस कम होता है, तब वृषण शुक्राणु जनन करते हैं। शुक्राणु जनन करते हैं, ये बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए वृषण उदर गुहा से कैसे चिपक जाते हैं जाकर और कैसे लटक जाते हैं, ये सारी चीजें देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो वृषण होता है वो उदर गुहा के अंदर होता है, तो उसको लाने का काम कौन कर रहा था, इंक्विनल कैनाल, जो उदर गुहा से वृषण कोष में पहुंचा रही थी। ठीक बात। अब देखिए ये होता है हमारा वृषण कोष, बताया अभी। ठीक है, वृषण कोष, इसमें क्या होता है ये देखिए, पहले बना दें उसके बाद।
ठीक है, ये क्या है, एक पेशी होती है और ये हमारे वृषण, दो वृषण होते हैं, ये हो गए हमारे वृषण। तो इस पेशी का नाम होता है बेटा, नाम होता है इसका डॉर्टोज पेशी, डॉर्टोज मसल, डॉर्टोज मसल, ठीक है, डॉर्टोज मसल, इसे हिंदी में भी डॉर्टोज ही कहते हैं, ठीक है, डॉर्टोज, डॉर्टोज पेशी, डॉर्टोज पेशी, यह क्या करती है, अब देखिए इन्हीं में से एक इंक्विनल कैनाल निकल कर गई थी जो उदर गुहा से वृषण को नीचे लाने का काम करती थी। अब यह जो ये पेशी जो आप देख रहे हैं, अब देखिए अगर मानिए सर्दी का मौसम है, कैसा मौसम है, सर्दी का, सर्दी का जब मौसम होता है तो जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है शरीर के बाहर का, ठीक है, तो क्या करते हैं ये वृषण, कम हो जाएगा तापमान तो सुप्रजनन हो नहीं पाएगा, तो ये वृषण क्या करते हैं, ये पेशी क्या करती है, इन वृषणों को ऊपर खींच कर ले जाती है, जो वृषण फिर हमारे जो शरीर से चिपक जाते हैं, लटकते नहीं चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपक जाते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि यह अपने शरीर से टेम्परेचर बढ़ जाता है जैसे शरीर से चिपकेंगे, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री होता है, अगर बाहर का तापमान कम भी होता है तो ये शरीर से जाकर चिपक जाते हैं ताकि इन्हें टेम्परेचर मिल सके, प्रॉपर ये अपना शुक्राणु जनन स्पर्मजेनेसिस कर सकें, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। डॉर्टोज पेशी का नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है ऑप्शन के रूप में, मेडिकल वाले छात्र ध्यान दें, नीट हो या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो आप तो इस पेशी का अक्सर ध्यान रखें। और जो इंक्विनल वाली बताई थी वो यूपी बोर्ड वाले भी ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन पर एक एक बिंदु पर हमारी होगी कड़ी नजर, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब डिस्कस करते चलेंगे, और क्या परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है वो हम आप लोगों को अंडरलाइन करते चल रहे हैं। उस जो भी आप अपने नोट्स बनाएं तो उसमें उस चीज को अंडरलाइन कर लें ताकि जब परीक्षा का टाइम निकट आ जाए तो जो है अंडरलाइन की ही चीज एक बार आप देख लें तो रिवाइज जल्दी हो जाए, और बाकी जो अंडरलाइन करें उसकी एक प्रॉपर अलग कॉपी बना लें जिससे कि शॉर्ट नोट बनाएं, जो मेन बिंदु है जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूं उसको आप लिखते चलें साथ साथ, ताकि जो है परीक्षाओं के समय टाइम कम होता है क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो चल ही रही है, हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना है, ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली। अब देखिए इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनवा के आप लोगों को और दिखा देंगे कैसा होता है वृषण, क्या क्या होता है इनमें, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में बता ही दिया था, लेकिन जब वृषण का अगर चित्र बनेगा तो उन पर चर्चा क्यों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए इसका पहले लीजिए स्क्रीनशॉट, हाँ, और ये डायग्राम भी जरूर बना लें, ठीक है, डायग्राम जरूर बना लें, पेशी का नाम याद रखें डॉर्टोज पेशी, और पिछला वाला भी इसी तरीके का जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था इंक्विनल कैनाल वाला वो भी आप लोग बना लें और नाम प्रॉपर लिखते चलें सभी का, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब बात आती है वृषण के डायग्राम की, ठीक है, बहुत लंबा डायग्राम हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, इस वजह से हम इसको कल डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, वृषण के डायग्राम के बारे में, वृषण का जो चित्र है बेटा वो पढ़ेंगे कब, कल, वृषण का जो चित्र है वो कल पढ़ेंगे। और आज तो लेक्चर वैसे भी काफी लंबा हुआ जा रहा है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करिए जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके, ऐसा नहीं स्किप कर करके देख रहे हैं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बायोलॉजी लिए हुए हैं वही पढ़े इस लेक्चर को, ठीक है, जो भी छात्र हैं चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ हो, क्या हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, बायो हो, मतलब कोई भी चीज हो आपके लिए प्रॉपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये रियल लाइफ में भी काम आता है बेटा, तो इस वजह से इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर जानकारी कि कैसा क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आपके साथ कल के लेक्चर में, वृषण के बारे में पढ़ाएंगे, उससे आगे भी क्या क्या चीजें हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कल करेंगे चर्चा। तो ठीक है, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर, और टेंशन भी लीजिए, इस बार 90 पार जा रही है आपकी बायोलॉजी में, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद।